कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी परीक्षा यूपी टेट और भी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, लुईस थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लुईस थर्स्टन द्वारा जो मुख्य सिद्धांत था वो समूह कारक सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो ऑप्शन सी है समूह कारक सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना किस प्रकार की अनुक्रिया है? तो ये अनुक्रिया है, ये है अनुबंधित अनुक्रिया यानी यूसीआर, अनुबंधित अनुक्रिया है। कुत्ते की मुंह से लार आना ये अनुबंधित अनुक्रिया का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार नई जानकारी या अनुभवों को पुरानी स्कीमा में यथावत शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातीकरण। बी ऑप्शन है, आत्मसातीकरण कहलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट व्यक्तित्व मापन की किस प्रकार की विधि है? तो ये प्रक्षेपी विधि कही जाती है, ये प्रक्षेपी विधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लार्क हल द्वारा प्रतिपादित अधिगम का मुख्य नियम या सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्लार्क हल द्वारा प्रतिपादित अधिगम का मुख्य नियम या सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? सबलीकरण या अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। तो बी ऑप्शन है समीपस्थ अधिगम सिद्धांत, सी है क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत और डी है चिन्ह अधिगम सिद्धांत साइनलैंड। तो इसका आंसर है सबलीकरण या अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत यानी ड्राइव रिडक्शन। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसकी थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में शिशु को किस मुख्य चिकित्सात्मक संघर्ष का सामना करना पड़ता है? तो मनुष्य को, तो इसका है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अल्पकालिक स्मृति जो वर्तमान में सक्रिय रूप से सूचनाओं को संसाधित, व्यवस्थित और प्रबंधित करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कार्यशील स्मृति। सी ऑप्शन है, कार्यशील स्मृति कहलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है? तो इसमें है 25% अनिवार्य, 25% निजी स्कूलों में कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीपी गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि संरचना मॉडल के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? बुद्धि संरचना मॉडल के 3 आयाम जो गिलफोर्ड द्वारा दिए गए थे, तो ये हैं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। यही ऑप्शन है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम मैकडूगल के अनुसार मानव व्यवहार को संचालित करने वाली कुल कितनी जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं? विलियम मैकडूगल के अनुसार मानव व्यवहार को संचालित करने वाली कुल कितनी जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का प्राथमिक और वास्तविक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? विशिष्ट बालकों के लिए अलग स्कूल खोलना, बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, यही ऑप्शन राइट है।
समावेशी शिक्षा का यही मतलब होता है, भेदभाव ना करना। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में निम्नलिखित में से किस मुख्य तत्व को शामिल नहीं किया गया है? प्रवाह को इसमें शामिल किया गया है, लचीलापन टॉरेंस में शामिल किया गया है, अभिसारी सोच और मौलिकता शामिल की गई है, लेकिन अभिसारी सोच शामिल नहीं की गई है। तो यही राइट ऑप्शन है सी, अभिसारी सोच को शामिल नहीं किया गया, बल्कि प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में शामिल किए गए थे। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष किसी बाहरी कारक पर डालता है, जैसे परीक्षा कठिन थी, तो ये कौन सी रक्षा युक्ति है? तो ये रक्षा युक्ति कौन सी मानी जाती है? दमन, रिप्रेशन नहीं, ये नहीं है। औचित्य युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये मानी जाती है औचित्य स्थापन या उक्तिकरण, रैशनलाइजेशन मानी जाती है। अधिगम वक्र में वह स्थिति जहाँ अभ्यास के बावजूद सीखने की गति में कोई सुधार दिखाई नहीं देता है, तो क्या कहलाती है? तो ये जब कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है लेकिन तब भी उसकी जो लर्निंग है वो इस स्थिति बनी रहती है, तो ये होती है अधिगम का पठार कहा जाता है एक तरह से। तो ए ऑप्शन राइट है। जब कोई बहुत मेहनत करता है और स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो अधिगम का पठार हो जाता है, प्लेटू ऑफ लर्निंग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो तात्कालिक सुख और आनंद पर आधारित होता है क्या है? तो ये है सिगमंड इद, तात्कालिक सुख। ये व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो तात्कालिक सुख और आनंद पर आधारित होता है, ये होता है इद, तात्कालिक, उस समय तात्कालिक सुख और आनंद पर आधारित इद होता है। इद ईगो और सुपर ईगो होते हैं सिगमंड फ्राइड के, जिसमें इद तात्कालिक सुख और आनंद पर प्रभावित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैनली हॉल के किशोरावस्था के आकस्मिक विकास सिद्धांत के विपरीत क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के आकस्मिक विकास सिद्धांत के विपरीत क्रमिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों क्रमिक विकास सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक एवं किंग ने। क्रमिक विकास सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं किंग ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य वितरक वक्र नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अनुसार अधिकांश जनसंख्या की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में होती है? तो जो अधिकांश जनसंख्या होती है उसकी बुद्धि लब्धि करीब 85 से 115 यानी औसत बुद्धि मानी जाती है। जो हमारे देश की और विश्व की अधिकांश जनसंख्या है उसकी बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि 85 से 115 यानी औसत बुद्धि में मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाई और त्रुटियों का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों और त्रुटियों का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो ये परीक्षण है निदानात्मक परीक्षण। बच्चों की त्रुटियों को पता करना कि वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, तो इन्हें ये कौन सा परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है इसे। फिर नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत प्रेषणात्मक अधिगम के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये है ए ऑप्शन है, अवधान, धारण, प्रण, प्रस्तुतिकरण। ये ऑप्शन है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत प्रेषणात्मक अधिगम के 4 चरण का सही क्रम है अवधान, धारणा, प्रण, प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। ये 4 हैं और चारों क्रम में है, इसे आप याद कर लें, अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे नियमों को निरपेक्ष, अपरिवर्तनीय और परम सत्य मानते हैं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है
प्रायतक नैतिकता, प्रायत नैतिकता कहा जाती है। ये होती है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे नियमों को निरपेक्ष, अपरिवर्तनीय और परम सत्य मान लेते हैं, तो ये प्रायत नैतिकता कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है DW एलन द्वारा प्रतिपादित सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण का DW एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान है दोस्तों पाठ योजना का निर्माण करना। तो यह है पाठ योजना निर्माण, बी ऑप्शन है पाठ योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय किस अमेरिकी शिक्षाविद को जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च को लोकप्रिय बनाने का, तो ये जाता है स्टीफन एम कोरी को। स्टीफन एम कोरी को इसका श्रेय जाता है और अमेरिका के थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध मोंटेसरी विधि का प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी मूल रूप से किस देश की निवासी थी? तो ये जो मारिया मोंटेसरी थी वह इटली की थी। नेक्स्ट प्रश्न है वह विकार जिसमें बच्चा लंबे समय तक किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और अत्यधिक अति सक्रियता प्रदर्शित करता है, तो ये किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार होता है उसे। ये क्या होता है? अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। इसमें बच्चा लंबे समय तक किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और अत्यधिक अति सक्रियता प्रदर्शित करता है, तो ये होता है अवधान न्यूनता और अति सक्रियता विकार कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण का मुख्य स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए एक तरीके से शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विषय केंद्रित ये भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान के निर्माण पर आधारित, रचनावादी, हाँ ज्ञान के निर्माण पर आधारित और रचनावादी होना चाहिए। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे के मूड, इच्छाओं और प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो ये होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बी ऑप्शन है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, बी ऑप्शन राइट है। फिर ये पीछे रह गया था 76 कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक नियमों की परवाह न करते हुए अपने स्वयं के विवेक के आधार पर निर्णय लेता है? तो ये होता है उत्तर पारंपरिक स्तर कहा जाता है, उत्तर पारंपरिक स्तर। इससे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है। तो दोबारा कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक नियमों की परवाह न करते हुए अपने स्वयं के विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं? जो व्यक्ति किसी की परवाह न करते हुए अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेते हैं वह व्यवस्था उत्तर पारंपरिक स्तर यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बोबोडॉल प्रयोग द्वारा बच्चों में किस व्यवहार का मुख्य रूप से अनुकरण देखा गया है? बोबोडॉल, तो इसमें देखा गया है आक्रामक व्यवहार, सी ऑप्शन सही है, आक्रामक व्यवहार। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बोबोडॉल प्रयोग द्वारा बच्चों में के व्यवहार में आक्रामक व्यवहार देखा गया है। तो जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा
संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये कुर्ट लेविन है। सी ऑप्शन है, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कुर्ट लेविन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्षा युक्ति के तहत एक व्यक्ति अपनी अवांछनीय या दमित भावनाओं को कला, साहित्य या सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों में बदल देता है? तो ये क्या होता है? दमन होता है, प्रक्षेपण होता है, उदात्तीकरण होता है, उक्तीकरण होता है। तो ये होता है उदात्तीकरण या शोधन। उदात्तीकरण या शोधन, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति अपनी अवांछनीय या दमित योजनाओं को कला, साहित्य और सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों में बदल देता है, तो ये उदात्तीकरण या शोधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का पदानुक्रमित सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? पदानुक्रमित सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का पदानुक्रमित सिद्धांत, तो ये फिलिप वर्नम ने प्रस्तुत किया था। फिलिप वर्नम। बुद्धिमत्ता का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिलिप वर्नम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास की कौन सी अवस्था सुनहरी अवस्था या गंदी अवस्था के नाम से भी जानी जाती है? तो सुनहरी या गंदी अवस्था कौन सी जानी जाती है? बाल अवस्था जानी जाती है। तो बी ऑप्शन राइट है, बाल अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य आधार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका मुख्य आधार माना जाता है तत्व से बारीक विश्लेषण को, नहीं। व्यवहार से बाहरी प्रक्षेपण को, ये भी नहीं। पूर्ण से अंश की ओर, यही राइट है, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक या निगमात्मक सोच विकसित करता है? परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक सोच विकसित करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी कामक अवस्था में? तो ये करता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के किस वक्र यानी लर्निंग कर्व में प्रारंभ में सीखने की गति तेज और बाद में मंद हो जाती है? तो ये उत्तरोत्तर वक्र होता है, कॉन्वेक्स या नेगेटिव कर्व होता है। ये ऑप्शन राइट है। उत्तरोत्तर वक्र या कॉन्वेक्स वक्र होता है। नेक्स्ट, स्पेरमैन के अनुसार बुद्धिमत्ता का जी कारक क्या प्रदर्शित करता है? तो जी कारक प्रदर्शित करता है अर्जित मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, विशिष्ट मानसिक योग्यता या सामाजिक मानसिक योग्यता। तो ये बी ऑप्शन, सामान्य मानसिक योग्यता। स्पेरमैन के अनुसार बुद्धिमत्ता का जी कारक सामान्य मानसिक योग्यता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान को प्रकार्यवाद संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है? मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के तहत गणितीय गणना करने में होने वाली गंभीर कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट मेथड मूल रूप से किस दार्शनिक की विचारधारा से प्रेरित है? तो प्रोजेक्ट मेथड है ये जॉन डीवी
इसका राइट ऑप्शन है जॉन डीवी। प्रोजेक्ट प्रणाली जॉन डीवी की विचारधारा से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन में प्रयोग के लिए बनाए गए विशिष्ट प्रायोगिक बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्किनर बॉक्स ही कहा जाता है, ये तो स्किनर बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में भोजन के स्थान पर केवल घंटी बजाने पर होने वाली लार की अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है, अनुबंधित अनुक्रिया। CR अनुबंधित अनुक्रिया। घंटी बजाने पर लार की अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाई जाती है, CR। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, तो ये मानने वाले थे विलियम वुंट एवं जेम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है विलियम वुंट एवं विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताओं के बाद तीसरे स्तर पर आने वाली आवश्यकता कौन सी है? तीसरे स्तर पर आने वाली आवश्यकता है संबद्धता एवं प्रेम की आवश्यकता। तो राइट ऑप्शन है C, संबद्धता एवं प्रेम की अवस्था, प्रेम की आवश्यकता। मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताओं के बाद तीसरे स्तर पर आती है संबद्धता एवं प्रेम की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के लिए वयस्कों हेतु बैक्सलर बुद्धि पैमाने, बैक्सलर बुद्धि पैमाने, बैक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था डेविड बैक्सलर ने, डेविड बैक्सलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वायोस्की की संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? जो बच्चों को अस्थायी सहायता दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ढांचा या पाड़, स्कैफोल्डिंग। अस्थायी सहायता को ढांचा, पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन मनोविज्ञानी क्रेस्मर के अनुसार मजबूत, चौड़े कंधे और गठीले शरीर वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं? दोबारा बता दूं, जर्मन मनोविज्ञानी क्रेस्मर के अनुसार मजबूत, चौड़े कंधे और गठीले शरीर वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं? तो आते हैं पिकनिक प्रकार, ये नहीं होते, एथलेटिक प्रकार, हाँ एथलेटिक प्रकार में आते हैं। तो ये एथलेटिक प्रकार के माने जाते हैं। सृजनात्मकता के मापन के लिए चित्रपूर्ति परीक्षण का उपयोग किस प्रसिद्ध परीक्षण में किया गया है? सृजनात्मकता के मापन के लिए चित्रपूर्ति परीक्षण, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट का उपयोग किस प्रसिद्ध परीक्षण में किया गया है? तो ये टॉरेंस सृजनात्मक परीक्षण में किया गया है। टॉरेंस टेस्ट या टॉरेंस सृजनात्मक परीक्षण में। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था? तो माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा। ये ऑप्शन है, माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले प्रयोग किया था
ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी कक्षा में किए जाने वाला अनुसंधान क्या कहलाता है? तो दोबारा बढ़ते हैं कि शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी कक्षा में किए जाने वाला अनुसंधान या प्रयोग क्या कहलाया जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान, बी ऑप्शन राइट है, क्रियात्मक अनुसंधान। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।